ठीक है। इसके अलावा, क्योंकि आध्यात्म का विकास करना आदर्शवाद का मुख्य उद्देश्य भी है शिक्षा का, तो उस आध्यात्म के विकास के लिए भी तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। तो उसके लिए बताते हैं कि धर्म शिक्षा या आध्यात्म, स्पिरिचुअल सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये भी मुख्य पाठ्यक्रम में आएगा। अंग्रेजी में इनको लिख लीजिए। भाषा बोध को हम बोलेंगे कि लैंग्वेज स्किल्स या फिर लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। फिर लिटरेचर। इतनी धीरे धीरे लिखेगा तो हो गया तेरा काम। बेटा, आप लोग प्लीज माइक म्यूट रखना, हाँ ठीक है, फिर वो क्लास में भी आपकी आवाज आती है। और नैतिक शिक्षा मतलब मोरल एजुकेशन। ठीक है। धर्म शिक्षा हुई थियोलॉजी, THEOLOGY। तो ये है मुख्य पाठ्यक्रम यानी कि मेन करिकुलम, जो कि अनिवार्य रूप से होना ही चाहिए। क्योंकि आदर्शवादी बाकी उनको नहीं चाहिए कि बच्चा बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर वगैरह बने। वो चाहते हैं कि बच्चा मैन ऑफ वैल्यूज बने, आदर्शवादी बने, जो आदर्श को मानने वाला हो। गरीबी में रहे कोई बात नहीं, लेकिन अपने आदर्शों के साथ समझौता ना करे। ऐसा आदर्शवादी जैसे हरिश्चंद्र, जिन्होंने अपने वचन को निभाने के लिए पूरा अपना राज्य त्याग दिया। ऐसे आदर्शवादी जैसे दशरथ, ऐसे आदर्शवादी जैसे आपके राम। ठीक है, तो इनको हम कह सकते हैं कि आदर्शवादी जिन्होंने किसी भी स्थिति में अपने आदर्शों से समझौता नहीं किया। और ये तभी बच्चे को समझ में आएगा जब वो धर्म की या आध्यात्म की शिक्षा लेगा, यानी कि पढ़ेगा उनको। क्योंकि धर्म शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि धर्म के अनुष्ठान कैसे होते हैं वो ही जाने, बस जो उस धर्म के कृत्य है, जो जिनकी वजह से वो धर्म आपका स्थापित हुआ है। क्योंकि हर धर्म, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे आपका हिंदुत्व हो, चाहे आपका कोई भी धर्म हो, सनातन धर्म, तो उन सभी धर्मों के जो प्रोफाउंडर्स हैं, वो अपने अपने धर्म के अकॉर्डिंग मैन ऑफ वैल्यूज उनको हम कहते हैं, जो पूरी तरह से क्या है, आदर्शवादी रहे। उनके बारे में जाने, उनको पढ़े और उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश करें। ठीक है। इसके अलावा फिर प्लेटो ये मानते हैं कि अब बाकी जो एक्टिविटीज हैं वो हम करवा सकते हैं। और उन एक्टिविटीज में आएगा बच्चे के, जो भी बताया था आपने, मानसिक विकास की गतिविधियां, है ना, सौंदर्य विकास की गतिविधियां, ठीक है, शारीरिक विकास की गतिविधियां, वो सारी सारी की आपकी सेकेंडरी पार्ट है करिकुलम। ठीक है। जैसे यानी गौण विषय क्या हो जाएंगे इसमें, जैसे हो गया आपका इतिहास हो गया, मतलब वही मैं इसको सामान्य लिख दे रहा हूँ, हाँ? सामान्य अध्ययन, इसके अंदर इतिहास भूगोल वगैरह सब आता है। एक्सेट्रा लिख दे रहा हूँ, सभी आता है, हाँ सब आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है। जनरल स्टडी। फिर है आपका साइंस, विज्ञान। अब विज्ञान के अंदर फिर रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान सब आ जाएगा। ठीक है। इनको ये सेकेंडरी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो मुख्य जो विषय है वो कुछ ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चों का क्या है, नैतिक विकास हो सके, उनका आध्यात्मिक विकास हो सके, और उनका भाषाई विकास हो सके। इसके अलावा फिर बच्चों को इतिहास भूगोल गणित विज्ञान आदि पढ़ाई जा सकती है, ऐसा इन्होंने माना है। आते हैं अब हम इसके नीचे। यहाँ से कोई प्रश्न अगर आप लोगों का उठ रहा हो मन में, कोई आपकी जिज्ञासा हो तो प्लीज पूछिएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं विधियों की तरफ। यानी मेथड। देखिए ये कंटेंट आपको मैंने नेचुरलिज्म के बाद नहीं प्रोवाइड कराया है, ये मैं आपको 5 तारीख को दूंगा, क्योंकि अभी आजकल थोड़ा सा मेरा शेड्यूल बिजी है, समय नहीं मिल पा रहा है। तो 5 तारीख को छुट्टी है, तो उस दिन मैं दिन भर बैठ करके आप लोगों के लिए ये कंटेंट टाइप करूंगा, जिसमें कि आदर्शवाद, प्रयोजनवाद और यथार्थवाद, यानी आइडियलिज्म, प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म, तीनों ही होंगे। ठीक है, वो एक साथ ही आपको उस दिन दे दूंगा। विधियां क्या क्या हो सकती है फिर? कोई भी आदर्शवादी विचारधारा हो, अभी आगे आप पढ़ोगे ना, आप टैगोर पढ़ोगे, आप अरविंदो पढ़ोगे, ये भी आदर्शवादी है। टैगोर तो खैर आदर्शवादी भी है, और साथ ही साथ में वो फिर आपके प्रकृतिवादी भी है। ठीक है, जितने भी आदर्शवादी विचारधारा को मानने वाले हैं उनके लिए एक कॉमन विधि होती है। देखो, बहुत कॉमन विधि है, अभी अभी आपने बताया था अनुकरण। बताया था ना आपने से किसी ने एक ने, कि अगर हम बच्चों के सामने वैसा व्यवहार करें जैसा हम चाहते हैं बच्चों से, तो बच्चा उसका अनुकरण करता है। तो इमिटेशन जो है, अनुकरण विधि सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है आदर्शवादी के अनुसार। ठीक है, दूसरी विधि जो आदर्शवादियों की है, जो उसको बोलते हैं व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। ठीक है, तीसरी विधि स्वाध्याय, यानी सेल्फ स्टडी। चौथी विधि के रूप में हम देखते हैं, प्लेटो के द्वारा दी गई विधि है खुद वाद विवाद, डिबेट। ये थोड़ा और इंपॉर्टेंट हुआ था, क्योंकि ये प्लेटो ने ही दी है ये विधि। इसके बाद है आपका प्रश्नोत्तर, यानी क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो ये कुछ विधियां हैं मुख्य रूप से जो आदर्शवादी विचारधारा पर आधारित है। और अगर आप नोटिस करेंगे ना, ये अनुकरण को छोड़ दें, अनुकरण थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी ही विधियां जो है वो आपकी क्या है, टीचर ओरिएंटेड है। बच्चा इसमें पैसिव रहता है अधिकतर। पैसिव का मतलब है कि बच्चा अपनी समझ से कुछ नहीं कर पाता। ठीक है, अगर व्याख्यान आप दे रहे होंगे, बच्चा वही सुन रहा है जो आप बता रहे हैं। स्वाध्याय बच्चा कर रहा है, तो वो किताब में जो लिखा है उसी को पढ़ रहा है, उसी का मीनिंग समझ पा रहा है। वाद विवाद में बात करें, तो आपने जो विषय बच्चों को दिया है चर्चा करने के लिए, बच्चा उसी पर अपनी बात रख रहा है, और वो बात सही है गलत है इसका फैसला भी आप कर रहे हो। प्रश्नोत्तर में दोनों तरफ से होता है, कि टीचर प्रश्न पूछ रहा है, बच्चा उत्तर दे रहा है, या बच्चा प्रश्न पूछ रहा है, टीचर उत्तर दे रहा है। तो लेकिन यहाँ पर भी बच्चा जो है वो टीचर पर ही डिपेंडेंट है, तो सारी ही जो विधियां हैं उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है बच्चे की टीचर के ऊपर। अगर वो टीचर परफेक्ट है तो फिर तो मतलब समझो कि एजुकेशन बच्चे को बहुत अच्छी मिलने वाली है। बट अगर टीचर ही परफेक्ट नहीं है, टीचर में ही कुछ कमियां हैं, तो फिर उस बच्चे की एजुकेशन अच्छी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उस बच्चे के पास कोई दूसरा सोर्स है ही नहीं सीखने का। आप लोगों की बात अगर करें, जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, मैं आदर्शवाद पर चर्चा कर रहा हूँ, आपके पास विकल्प है, आप किताब से पढ़ सकते हैं, आप गूगल कर सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि वहां से आपको और मटेरियल मिल जाए समझने के लिए, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास अदर सोर्सेज हैं। बट यहाँ पर आदर्शवादी जो शिक्षा है उसमें बच्चे के पास और कोई सोर्स होता नहीं है, जो टीचर ने कहते बच्चे को मानना ही पड़ता है। ठीक है, हेलो। यस सर। यस ठीक है, सर। यहाँ तक क्लियर है। यस सर। आगे बढ़ते हैं। तो विधियां ये हैं, इन विधियों में मुझे लगता नहीं चर्चा आपको पता ही होगा। व्याख्यान विधि किसे कहते हैं, स्वाध्याय किसे कहते हैं, वाद विवाद का मतलब क्या है, प्रश्नोत्तर। आई होप कि ये सब आपको पता ही होगा।
हालांकि फोर्थ यूनिट में हम दोबारा पढ़ते हैं इसको, थर्ड या फोर्थ यूनिट में जहाँ पर भी ये है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए कुछ अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिए, कोई भी एक विधि अगर आपको लग रही है कि ये तो मेरे को पता ही नहीं है क्या है इसका मतलब, तो वो पूछ लीजिए आप। ठीक है, अब आते हैं विधियों के बाद कि शिक्षक कैसा होना चाहिए। सबसे सरल जवाब है यहाँ पर आदर्शवादी के अनुसार टीचर के लिए कि टीचर वो जो समाज के आदर्श पुरुष के रूप में देखा जाए। ठीक है, तो शिक्षक केंद्र होता है यहाँ पर शिक्षा का, तो इसीलिए आदर्शवादी शिक्षा को हम शिक्षक केंद्रित शिक्षा यानी कि टीचर सेंटर्ड एजुकेशन भी कहते हैं। समझ में आ रहा है? अगर कभी आपसे कोई पूछे कि निम्न में से कौन विचारधारा के अनुसार या फिर किस विचारधारा के अनुसार शिक्षा शिक्षक केंद्रित होती है, तो सिर्फ एक ही विचारधारा है और वो विचारधारा है आदर्शवादी, जिसमें शिक्षक केंद्रित शिक्षा है। ठीक, बाकी बाकी जो आपकी विचारधारा है वहां पर तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड देखने को ही मिलता है। थोड़ा सा प्रैग्मेटिज्म में भी, हालांकि प्रैग्मेटिज्म में भी चाइल्ड सेंटर्ड है, बट वहां पर तो करिकुलम सेंटर्ड बना दिया जाता है उसको बाद में। बट वो अल्टीमेटली करिकुलम भी बच्चे के लिए हम डेवलप कर रहे हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो इसलिए उसको करिकुलम ओरिएंटेड कहा जाता है, बट उस पर अभी हम नहीं जा रहे हैं। तो फिलहाल आदर्शवादी शिक्षक कैसा होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक ही उस शिक्षा व्यवस्था की धुरी है, उसी के चारों ओर वो घूम रही है। तो शिक्षक कैसा होना चाहिए, आदर्शवादी शिक्षक। ठीक है, आदर्शों का पालन करने वाला। ठीक है, या फिर अगर मैं इसको अंग्रेजी बोलूं तो मैन ऑफ वैल्यूज। यहाँ पर मैन मतलब वुमेन मैन दोनों के लिए है। ठीक है, व्यक्ति की बात कर रहा है। दूसरा, दायित्व को समझने वाला, कि मेरे दायित्व क्या है उसको समझे। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आदर्शवादी जो शिक्षा है उसमें ये माना जाता है कि शिक्षक के लिए उसके छात्र उसके खुद के बच्चों के समान हैं, और वो उन बच्चों का अभिभावक है। उन बच्चों के भविष्य सही रहता है, गलत होता है, कैसा होगा, वो शिक्षक के हाथों में है। ठीक है, तो जो वो एक हम पढ़ते हैं ना, चाणक्य का एक डायलॉग हमेशा बोलते रहते हैं कि समाज या सृष्टि का निर्माण और विनाश दोनों ही शिक्षक के हाथों में है, तो वो बात आदर्शवादी शिक्षक के लिए कही जाती है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, इसी में इसके साथ साथ ज्ञानी। ज्ञानी मतलब नॉलेजेबल। ठीक है, हर चीज का ज्ञान हो उसको उसको एक बेहतरीन दार्शनिक हो। ठीक है, दार्शनिक, फिलोसोफर। ठीक है, इस तरह का टीचर चाहिए, मतलब यही टीचर हो सकता है कि जो बेस्ट होगा। और एक माली के रूप में, यानी गार्डनर। जैसे एक माली किसी बगीचे का करता धरता होता है, उस बगीचे में क्या फूल लगेगा और उस फूल की सिंचाई कैसे होगी, उस फूल में उस फूल का विकास कैसे होगा, सब उस माली के हाथ में होता है। उसी तरीके से विद्यालय के अंदर किस प्रकार से शिक्षा दी जाएगी, ये सब कुछ
शिक्षक के हाथ में है। ठीक है, और ये कह रहे हैं फ्रोबेल, ये फ्रोबेल के अनुसार है। ठीक है, बाकी तो ये तो सब प्लेटो के अकॉर्डिंग ही है। तो प्लेटो के अकॉर्डिंग तो टीचर उदारशील होना चाहिए, और फ्रोबेल के अकॉर्डिंग क्या है, एक गार्डनर यानी माली के रूप में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है छात्र। आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना? बताइएगा अगर कुछ भी ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आ रहा तो पूछिएगा। जी सर। डाउट क्लियर करने के लिए आप क्लास में आते हो, तो डाउट लेकर के मत जाना क्लास से। जो भी डाउट आएगा उसे इंस्टेंट पूछिएगा, और यहीं पर रिजॉल्व करेंगे आपके डाउट को। बच्चा कैसा होना चाहिए? तो बच्चे के लिए तो एक ही शब्द है, वो है जिज्ञासु, क्यूरियस। ठीक है, ठीक है। जिज्ञासु यानी कि क्यूरियस, मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है? जिसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, जानने की कोशिश करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, इस प्रकार। इसके साथ साथ अनुयायी, किसका? बताओ, ये तो आंसर दे सकते हो आप लोग। किसका अनुयायी? शिक्षक का। शिक्षक। ठीक है, जो अपने गुरु की हर बात को तटस्थ होकर के माने, मतलब उस पर कोई शंका ना करे। ऐसे छात्र की कल्पना की है आदर्शवाद ने। फिर आते हैं विद्यालय यानी स्कूल। आदर्शवादी का स्कूल वैसा ही होना चाहिए जैसे हमारी प्राचीन शिक्षा पद्धति में गुरुकुल है ना? गुरुकुल में बच्चा अपने घर बार को छोड़ करके अकेले रह रहा है, गुरु के साथ रह रहा है, इस टाइप से। समझ में आ रहा है? तो विद्यालय ऐसा, जहां पर बच्चे को खुद को जानने की, खुद को समझने की, या कहे कि आत्म अनुभूति की मतलब हो सके, ऐसा वातावरण मिले, ऐसे विद्यालय की बात कर रहे हैं। तो सामाजिक आदर्शों की प्रयोगशाला, या प्रयोगशाला नहीं भी कहेंगे तो इसमें हम बोलेंगे, ठीक है, सामाजिक आदर्शों से परिपूर्ण। ठीक है, फुल ऑफ सोशल वैल्यूज। अब सोशल वैल्यूज कह लीजिए, या इसको आप साथ में नैतिक भी लिख लो, नैतिक। ठीक है, सोशल वैल्यूज और मोरल वैल्यूज दोनों इसमें आ जाएंगे। ठीक है ना? तो स्कूल ऐसा होना चाहिए जहां पर चाहे कोई बिल्डिंग हो ना हो, कोई संसाधन हो ना हो, लेकिन एक आदर्शवादी शिक्षक जरूर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे के सीखने की पूरी धुरी वो शिक्षक है। जहां पर वो आदर्शवादी शिक्षक खड़ा हो जाएगा अपने साथ चार पांच बच्चे लेकर के, तो वही स्थान स्कूल के रूप में देखा जा सकता है, ऐसा आदर्शवादियों का मानना है। उसके लिए कोई बहुत भारी भरकम बिल्डिंग विल्डिंग सुविधाजनक क्षेत्र की बात ये नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर बच्चे में सामाजिक, नैतिक या आध्यात्मिक आदर्शों को इनकलकेट किया जा सके, विकास किया जा सके, ऐसा ही विद्यालय होना चाहिए। इसके बाद
डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, यानी अनुशासन की बात। एक बात आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अनुशासन इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है हमेशा, है ना, हर जगह पूछा आता है भाई इस थ्योरी के अकॉर्डिंग डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो आदर्श आदि के अनुसार अनुशासन जो है दंडात्मक होता है, प्रभावात्मक होता है और सेल्फ। डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए, प्रभावात्मक। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, दंडात्मक, प्रभावात्मक और स्व अनुशासन। राइट। दंडात्मक मतलब पनिशमेंट से, प्रभावात्मक मतलब कि आपका जो इम्पैक्ट है, और स्व अनुशासन मतलब कि आपका सेल्फ डिसिप्लिन। ये यहाँ पर होनी चाहिए। तो ये रहा आपका आदर्शवादी विचारधारा के अनुसार शिक्षा का स्वरूप, जिसमें कि हमने शिक्षा के उद्देश्य और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम, करिकुलम, साथ में विधियां, मेथड्स, एंड देन टीचर यानी शिक्षक, स्टूडेंट यानी छात्र, स्कूल का स्वरूप यानी कि फॉर्म ऑफ स्कूल या विद्यालय का स्वरूप, और अंत में अनुशासन कैसा होना चाहिए, इस पर चर्चा की है। इसी तरीके से बाकी जो हमारी विचारधाराएं हैं, जो दर्शन हैं, उन पर हमने यही जो 7-8 बिंदु हैं, इनके अकॉर्डिंग चलना है। जो पुराने जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनके साथ इस पर काफी चर्चा हो चुकी है पहले की क्लासेस में। तो ये 8-10 बिंदु होते हैं, यही बिंदु हमको पढ़ने होते हैं, इसी पे हमको बाद में फिर कंपेरिजन करना होगा। कल की क्लास में हम यथार्थवाद या प्रयोजनवाद में से एक पढ़ेंगे। ठीक है, और कल ही की क्लास में उसको हम कंप्लीट भी करेंगे। आधे में थोड़ा समय लग गया, कोई बात नहीं, बट बाकी में नहीं लगाएंगे। तो एक ही दिन में हम कोशिश करेंगे कि कल की क्लास में हम यथार्थवाद कंप्लीट करें और परसों की क्लास में हम पूरा फिर प्रयोजनवाद कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब ये है कि हमको सिर्फ निपटाना नहीं है उसे, जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सब डिस्कस करने हैं और डिटेल में समझते हुए करने हैं। बस नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स कम रखेंगे, नंबर ऑफ एक्सप्लेनेशंस कम रखेंगे, इस तरीके से हम करते हुए चलेंगे। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा अगर हम खींचेंगे तो सिलेबस बहुत लंबा चला जाएगा। ओके, बट ये है कि समझ में आपको आना चाहिए। अगर समझ में ही नहीं आएगा आपको तो कोई फायदा नहीं है ना। आप लोग बताते रहिएगा, जो भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी क्लास में, कुछ अगर आपको लग रहा हो कि थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए, तो आप उसके लिए फीडबैक दे सकते हैं, उसका वेलकम है। राइट, बट आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है ये आपने तय करना है, लेकिन उसके लिए पहले आप एकांत में बैठे हैं। अब आप बच्चों को साथ में लेके बैठेंगे या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके में चलते फिरते आप क्लास करेंगे तो मुझे लगता नहीं समझ में आएगा। उसके लिए फिर एक तरीका ये है कि बाद में फिर आप क्लास के बाद जब भी समय मिलता है तो रिकॉर्डिंग को एक बार अच्छे से सुन ले, सोने से पहले हेडफोन लगाएं और सुन लें। ये एक अच्छा तरीका हो सकता है ताकि आपका सारा रिकॉल हो जाए। ओके देन, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर।